हमारे पास स्टेज के ऊपर जो कुछ भी है, इंसानों के अलावा जो कुछ भी हमारे पास है, जो निर्जीव चीज़ें, वो भी कैरेक्टर्स हैं। कोई चीज़ है तो उसका कोई रेलिवेंस होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, ग्रास्पिंग, एब्जॉर्बिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं थिएटर की, उसके बाद कोई भी काम शुरू होता है। तो आपका जो सेट होगा वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से सजा हुआ होगा जो रेलिवेंट है, जो उस चीज़ को बताता है, दर्शाता है, दर्शकों को कोई मैसेज देता है, कोई थीम देता है, कोई स्टोरी देता है, और उसमें रखी हर चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। स्क्रिप्ट राइटिंग में होते हैं तो हमें हमारी क्रिएटिविटी लगानी होती है कि वो कितना ऑथेंटिक लग रहा है, कितना नेचुरल लग रहा है, कितना बिलीवेबल लग रहा है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। इंसान को जिंदगी से हकीकत में क्या चाहिए, ये शायद उसका उसे ही नहीं मालूम। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि उसने खुद को सामान्य समझा ही नहीं, बहुत सीरियसली ले लिया है। हमेशा अपनों को अलग अलग संबंधों के साथ जोड़कर अलग अलग रूपों से ढालने में व्यस्त रह जाता है। उसके अगले वाले को आप बहुत खूबसूरती के साथ बांट सकते हो। कभी बेटा बेटी, नेक्स्ट बोलेगा बहू दामाद, दूसरा बोलेगा बॉस सबऑर्डिनेट। इस तरीके से, जैसे आप समझ रहे हो कि वो जो होता है ना पियानो की कीज, टिक 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 टिक, इट हैज टू बी लाइक दैट। तब लगेगा कि हाँ ये कुछ बातचीत चल रही है आपस में। करना है शॉर्ट एंड स्वीट, सेंसिबल, जिसका कोई सेंस बनता हो वो रखना है, और वो नेचुरल लगना चाहिए कि हाँ ये बातचीत हो रही है। ओके, अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है, तो आई वुड पहला कस्टमर तो भगवान के समान होता है। आइए मैडम, आइए बैठिए प्लीज। कहिए क्या देंगी? क्या पेश किया जाए आपके लिए। इस बीच मैडम आती हैं, जो भी मैडम आती हैं वो कहती है जब तक नाश्ते का अरेंजमेंट होता है तब तक कुछ म्यूजिक डांस ही हो जाए। चारों बोलेंगे सारे एक साथ बोलेंगे, ज़रूर एक साथ है, ज़रूर। और फिर ये गाना आएगा, एक दिन बिक जाएगा माटी के। ओके, इसके अंदर आपकी सिर्फ लाइंस तैयार हुई हैं कि किस किरदार को क्या बोलना है। अब इसके आगे की स्टेज हमारे पास जो आती है वो ये है, आपको दिखाते हैं। वो का ध्यान सिर्फ उस इंसान पे नहीं होता जो लाइंस बोल रहा है, बल्कि उस इंसान पर भी होता है जो उस लाइंस को सुन रहा है, वो उसको किस तरीके से अपने एक्शन से, इमोशन से या वर्ड से किस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहा है। दर्शक का ध्यान हमेशा उस ओर जाता है। क्यों? क्योंकि जो कलाकार बोल रहा है वो भी उसको देखकर बोल रहा है। तो हम जिस ओर देखते हैं उसी ओर दर्शक भी देखता है। जिस ओर हमारी नज़र होती है, हम जिस ओर इशारा करते हैं, मेन मुद्दा है कि हम जिस ओर इशारा करते हैं उसी ओर दर्शक देखता है। इसके लिए नाट्य शास्त्र में एक श्लोक है, यतो हस्तास्ततो दृष्टि, यतो दृष्टिस्ततो मनः, यतो मनः ततो भावम, यतो भावम स्ततो रसः। मतलब जिस ओर आपका हाथ होगा यानी इशारा होगा उस तरफ आपकी दृष्टि होगी। जिस तरफ आपकी दृष्टि होगी उस तरफ आपका मन होगा। जिस ओर आपका मन होगा उस ओर आपकी भावनाएं भी होंगी, और जिस ओर आपकी भावनाएं होंगी जिस तरीके की, वैसे ही रस की उत्पत्ति होगी जो नवरस आपको बताए गए हैं। अब इसमें देखो सारे इमोशंस, एक्सप्रेशंस आपके जहाँ वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसको हमने डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया है। ओके, और वो इस तरीके से है। और ये पूरा देखो, पूरा दे रखा है, फ्रस्ट्रेशन प्लस एगनी प्लस पिटी, एगनी हेल्पलेसनेस, सेल्फ पिटी, फ्रस्ट्रेशन, टायर्डनेस इन वॉइस, हर एक्शन हर इमोशन लिखा हुआ है। कर विथ शॉर्ट ब्रेथ
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, विद गिल्ट। वो सब भूल जाओ चारू, रिक्वेस्टिंग प्लीज करुण रस में आ गया वो, भूल जाओ, रिपेंट, प्लीडिंग, अधीर होकर, शॉर्ट ब्रेथ, सब भुलाकर जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कराई गई हैं वो यहाँ पर अप्लाई होती हैं। सब भुलाकर एक नई शुरुआत करें, ये मन में सोचें। चलो चलो चारू मेरे संग चलो। इम्पेशेंटली एक्सटेंड्स हैंड टू चारू। अब आ गया चारू का टर्न। बिना भूपति की ओर देखे तटस्थता से, मतलब विद स्ट्रॉन्ग वीर रस, नहीं रहने दो, डिग्निटी, फर्मनेस, राइटियसनेस, नीड को घुमाते हुए, क्योंकि उस सीन में ऐसा दिखाया हुआ है कि वो एक बाग में खड़ी है अपने घर के गार्डन में और वहाँ पे एक घोंसला टंगा हुआ है। घुमाते हुए, घुमाकर छोड़ते हुए, भूपति हतप्रभ, मानो सब कुछ लुट गया हो, दोनों हाथ ओपन छूटे हुए, शॉल राइट साइड में नीचे गिरी हुई, लेफ्ट कंधे पर टिकी हुई, चारू पलटकर नीड को छूती हुई चलने को होती है। एंड द सॉन्ग कम्स। ई आकाशे अमर मुक्ति आलो आलो। एवरीथिंग इज कोरियोग्राफ्ड। इसको हम कोरियोग्राफी, मतलब इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। जैसे डांस में हमारे कोरियोग्राफी होती है, वैसे ही थिएटर में ब्लॉकिंग होती है। उसको क्या करना है, उसको कैसे पलक उठानी है, उसको क्या चीज़ उठानी है, कब उठानी है, कितने कदम चलना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। हम ये करते हैं, प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो ब्लॉकिंग करते हैं, उसमें हमारा बोलना, लाइंस बोलना, एक्शन करना, एक्सप्रेशंस देना, प्रॉपर्टीज हैंडल करना, इंटरैक्ट जो हम दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं वो, आई कांटेक्ट मेंटेन करना आइदर विद द कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर और विद द ऑडियंस, ये सब चीज़ें हमारी एट द सेम टाइम चलती हैं। इसलिए रिहर्सल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द things are done during rehearsals only. जो important things have been done in during the rehearsals only. जो स्टेज पर नाटक हो रहा होता है वो तो वन टाइम चीज़ है। जो नाटक हम जीते हैं वो हम रिहर्सल्स में ही जीते हैं एक्चुअली, और वहाँ जाते तक तो वो हमें आदत हो जाती है। आपको ये तो पता चल गया कि आपको ये किस तरीके से करना है। अब इसमें लाइट और साउंड भी ऐड होता है। आपको पता है, एक तो कहानी आपको तैयार मिल गई किसी राइटर की, ठीक है, और एक है कि आपके दिमाग की उपज है, तो आप उसका एक पहले खाका तैयार करते हो कि ये ऐसा है, फिर सीक्वेंस लिखते हो उसका। पहले आपने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, उसका फिर आपने सीक्वेंस लिख लिया कि किसके बाद क्या घटना घटेगी, ठीक है। एक आपका पूरा ब्रॉडर एक तैयार हो जाता है, रफ टफ। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि वो किस जगह पर हो रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस एरा में हो रही है, टाइम पीरियड क्या है, लोकेशन क्या है, फिर उसके बाद उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं। उसके बाद आपका जब आप लाइंस लिखने लगते हो, जो कैरेक्टर्स की बोली हुई लाइंस है, तो वो जो लाइंस लिखते हो तो उसके साथ आपकी उन लाइंस के साथ आपकी एक्शंस आ जाती हैं, इमोशंस आ जाती हैं, रिएक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि अगर मैप से उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब वो सीन ड्राइंग रूम में हो रहा है, वो सीन बेडरूम में हो रहा है, वो सीन गार्डन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हमें उसमें डिस्क्राइब पहले करना पड़ता है। तो हो गया आपका एक्टर्स और प्रॉपर्टी के हिसाब से। दूसरा होता है जो आपको लाइट डिज़ाइनर बैठा हुआ है, आपका साउंड डिज़ाइनर बैठा हुआ है, आने वाले लोग भी होते हैं, तो वो भी आपको पहन के आना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको उन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को भी वो होना चाहिए, उसके बारे में भी सब मेंशन होता है। लाइट का मेंशन होता है कि आप किस जगह रहोगे और लाइट वाला कब कौन सी लाइट लगाएगा, मूड क्या है आपका, उसके हिसाब से वो लाइट लगाएगा। साउंड वाला म्यूज़िक अगर चलाना है तो आपका वो किस मूड के हिसाब से कैसा म्यूज़िक डालेगा, वो सब उसके अंदर एवरीथिंग इज़ मेंशन इनटू इट। सब कुछ मेंशन करते हैं हम लोग। मतलब स्क्रिप्ट का
ऐसा है कि वो एक रिटर्न दस्तावेज ऐसा है, डिटेल्ड दस्तावेज, जिसके ऊपर हम नाटक खेलते हैं। मतलब जितनी डिटेलिंग आपकी होती है वो सब स्क्रिप्ट में लिखी होती है, जितनी डिटेलिंग एक्शन की होती है वो सब रिहर्सल्स में होती हैं। थिएटर का सबसे पहला उसूल यही है, लिसनिंग। You have to be a good listener. You have to be a good observer. You have to be a good grasper. आपकी ग्रास्पिंग पावर भी तेज होनी चाहिए, एब्जॉर्बिंग पावर। आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, समझ आ रहा है आपके सामने, आप उसको एब्जॉर्ब कर सको। कब, किस वक्त, कौन से कैरेक्टर के लिए हमें कौन सी चीज़ ज़रूरी होगी, ये हमें आज नहीं पता चलता। हम थिएटर की एक एक चीज़ के लिए 50-50 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमें ये एक्सरसाइजेस कब ज़रूरी पड़ेंगी। जब हमारा टाइम आता है, प्रैक्टिकल काम करने की टाइम आती है, तब हमें पता चलता है कि ओके, अब मुझे इस काम के लिए ये एक्सरसाइज करना चलता कि मुझे ये काम किस लिए कराया गया, मुझे वो काम किस लिए कराया गया। लेकिन कभी कहीं कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करके हूँ, जैसे वो आर्मी वाले होते हैं ना, अ थिएटर पर्सन इज नेवर ऑफ ड्यूटी। जैसे हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में बोला जाता है कि एक हमारे यहाँ के जो सैनिक है वो नेवर ऑफ ड्यूटी, 24/7 ही इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सिमिलरली अ थिएटर पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी। कुछ नहीं कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपको पढ़ना ज़्यादा आना चाहिए, सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जब पढ़ते हो, आप सुनते हो, तब आपको पता चलती हैं चीज़ें, क्योंकि जो मिलता जाता है पढ़ते जाओ, हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। किसी भी चीज़ को कंडेम करने के लिए पहले यू हैव टू रीड दैट। जब तक मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ कि कोई चीज़ गलत है या सही है। अपना ओपिनियन कायम करने के लिए, अपनी एक थिंकिंग, थॉट प्रोसेस बनाने के लिए पढ़ना आपको वाकई में बहुत ज़रूरी है। जितने राइटर्स हैं, बिना किसी उसके बायस्ड हुए आप पढ़ते चले जाओ। ओके, पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अपनी लेखनी को शार्प करने के लिए इट इज़ शार्पनर सॉर्ट ऑफ थिंग। आपको पता चलता है मुझे क्या नहीं करना है।